जय हिंद साथियों। आरपीएफ एलडीसी एग्ज़ाम के एग्ज़ाम सीरीज में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं और आशा है आप लोग अपने तैयारी में बिजी होंगे और प्रैक्टिस सेट को आप लगा रहे होंगे और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है आप लोगों के द्वारा। और आप लोगों को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा आपको दिए जा रहे हैं, आपके द्वारा बहुत पसंद किए जा रहे हैं। और ख़ास करके बीएनएस से संबंधित जो प्रश्न हैं वो उसके बारे में आप लोगों का बहुत अच्छा तजुर्बा रहा है, बहुत अच्छा आपका कमेंट रहा है। और काफ़ी जो भी हमारे दोस्त हैं जो कि प्रैक्टिस सेट डेली लगा रहे हैं उनका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, उनका रिपोर्ट हमें डेली मिलता ही रहता है। और मैक्सिमम जो लोग भी एप्लीकेशन लिए हुए हैं तो 70 और 80 के बीच में इनका औसत एवरेज आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है और आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पिछला सेशन जो हम लोग शुरू किए थे उसमें जो है भारतीय न्याय संहिता का के कुछ प्रश्नों को लिया गया था, 20-25 प्रश्नों को लिया गया था। साथ साथ में हम लोग आईपीसी को भी लेके चल रहे हैं ताकि साथ में वो उसकी भी प्रैक्टिस होते रहे और मैक्सिमम जो प्रश्नों को वहाँ से कवर करने की कोशिश की जा रही है। तो आज का ये सेगमेंट है, इसमें कुछ प्रश्नों को और हमने लिया हुआ है जो कि आपके बीएनएस के दृष्टि से या आईपीसी की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोनों का एक तुलनात्मक इसमें जो है प्रश्न इसमें दिया गया है और सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को देखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये पहुँचे। और आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। प्रैक्टिस सेट लगाने से आपका जो है प्रश्नों के ऊपर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और हमारे जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पे जो है प्रैक्टिस सेट का डेली सेट पड़ रहा है और काफ़ी अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे यहाँ से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उसके पहले कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम लोग बात कर लेते हैं। ये दो कोर्स हैं, देखिए आरपीएफ एसआईपीएफ एलडीसी का भी कोर्स है जिसमें से कि 80 प्रश्नों का सेट होता है और प्रतिदिन एक दो पेपर जो है एक दो सेट जो ज़रूर आपके लिए अपलोड किए जाते हैं। साथ ही ये एएसआई और हेड कांस्टेबल आरपीएफ रूल 72 के अंतर्गत जो लोग परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए है और इसमें भी लगभग 25-26 सेट पढ़ चुके हैं। और प्रतिदिन यहाँ से भी 2 सेट आपको 100 प्रश्नों का सेट होता है। और जो एप्लीकेशन के साथ कुछ लोग परीक्षा दे रहे हैं, कुछ लोग जो है वेबसाइट पे भी परीक्षा दे रहे हैं, तो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, काफ़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है। और आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए सबसे पहला प्रश्न जो है यहाँ शो हो रहा है कि ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति को मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी। देखिए ये जो आपराधिक दुर्विनियोग का जो ये प्रश्न है, तो ये जो प्रश्न जो है हमारे रिलेट करता है हमारे जो हमारा आरपीयूपी एक्ट है उससे संबंधित भी है। लेकिन यहाँ इसको जो मेनली जो है इसको आईपीसी में जो डिफाइन किया गया था वो सेक्शन 304 था, मृत व्यक्ति के कब्जे से संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। मृत व्यक्ति यहाँ पे शब्द है और अगर मृत व्यक्ति नहीं होता है तो उसको 403 में इसको दिया गया है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले इसका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 404, 405, 315, 316। तो इसमें 315 में जो है अभी जो है हमारी बीएनएस है, बीएनएस के अंतर्गत जो है धारा 315 में जो है संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये हमारे जो आरपीयूपी एक्ट है उससे भी रिलेट करता है। देखिए कब तक इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी होता है, कब तक जो है जब यहाँ से बीएनएस में चेंज हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो आरपीयूपी एक्ट है वहाँ से भी चेंज होगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी जो है आपको पुराने लॉ के हिसाब से ही, आपको आईपीसी के हिसाब से ही अपने बीएनएस को देखना है, चाहे उसकी कोई भी, चाहे 190 हो, चाहे कोई भी हो, उसको अपने हिसाब से ही देखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धारा 315 बीएनएस के अंतर्गत जो है संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति के मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके मृत्यु से पहले उसके कब्जे में कोई संपत्ति थी उसका बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेना, गबन कर लेना, मिस एप्रोप्रिएशन कर लेना डिसऑनेस्टली, ये क्या है 315 के अंतर्गत दिया गया है। अगर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी की धारा 403 में जो है
संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग था। और जो यहाँ ये प्रश्न पूछा जाता है, मृत व्यक्ति के मृत्यु के समय के कब्जे में जो संपत्ति थी उसका बेईमानी से दुर्विनियोग, यह जो है 404 में था, 404 में था। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगर आईपीसी से प्रश्न आता है कि संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, तो 403 है। और अगर ये पूछा जाता है कि मृत व्यक्ति को मृत्यु के समय जो उसके कब्जे में संपत्ति है उसका बेईमानी से दुर्विनियोग किसमें परिभाषित किया गया है, तो 404 के अंतर्गत दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन है, इसको देख लेते हैं। ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में जो कोई किसी संपत्ति को यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उस मृत व्यक्ति के कब्जे में थी और तब से किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं रही है, और जो ऐसे कब्जे का वैध रूप से हकदार है। यहाँ से कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा इसको देख लीजिएगा। बेईमानी से दुर्विनियोजित करेगा या अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेगा, वह दोनों में से किसी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि वह अपराधी ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के समय लिपिक या सेवक के रूप में उसके द्वारा नियोजित था तो कारावास 7 वर्ष तक का हो सकेगा। यानी कि कहने का मतलब कि ऐसी संपत्ति जो किसी मृत व्यक्ति के समय उसके कब्जे में थी उसका अगर बेईमानी से दुर्विनियोग किया जाता है तो 3 साल तक की सजा और जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। और यदि ऐसा व्यक्ति जो कि उस संपत्ति को का दुर्विनियोग कर रहा है, अगर वह उसका लिपिक रहा हो, उसका सेवक रहा हो, नौकर रहा हो, अगर उसके द्वारा नियोजित किया जाता है तो उसको 7 वर्ष तक का कारावास होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। रॉबरी को किस धारा में परिभाषित किया गया है? यह बीएनएस की बातें हो रही है, ध्यान रखिएगा, बीएनएस का यह सेक्शन है। तो लूट को किस धारा में जो है डिफाइन किया गया है बीएनएस के अंतर्गत? तो लूट शब्द को जो है धारा 309 बीएनएस के अंतर्गत जो है डिफाइन किया गया है। बीएनएस के धारा 309 में जो है लूट को डिफाइन किया गया है। और अगर आईपीसी की बात करते हैं तो आईपीसी के अंतर्गत जो है धारा कुछ लूट से संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं जो आपके परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों पर आइए देखते हैं कुछ चीज़ों को। सबसे पहले 390 देखिएगा। धारा 390 आईपीसी में जो है बताया गया है कि चोरी लूट कब बनती है, चोरी लूट कब बनती है, यह 390 में दिया गया है। अगर 391 की बात करते हैं, सेक्शन 391 आईपीसी कहता है, इसमें डकैती की परिभाषा दिया गया है। डकैती की परिभाषा इसमें दिया गया है। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार ये पूछे गए हैं। और 392 में जो है 392 में क्या है, लूट का दंड दिया गया है। लूट का दंड दिया गया है जिसमें बताया गया है कि लूट का दंड का जो दंड है यह 10 वर्ष का कठिन कारावास है, 10 वर्ष का कठिन कारावास है। और यदि रात में लूट की जाती है, रात के समय में लूट की जाती है तो 14 वर्ष का कठिन कारावास की सजा इसमें है। 392 में दिया गया है। 393 जो हमारा है 393, 393 करता है कि लूट के दंड के बारे में 393, लूट के समय हत्या हो जाती है तो उस समय दंड का प्रोविजन 393 में दिया गया है। 7 वर्ष और जुर्माना है। और अगर यहाँ पे हम लूट के परिभाषा की बात बीएनएस में करें तो बीएनएस के अंतर्गत 309 में जो है लूट दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 309 में बीएनएस के 309 में जो है लूट को परिभाषित किया गया है। यहाँ लूट और डकैती के विषय में कुछ दिए हुए अंतर जो आप देख सकते हैं इसको। तो इसमें देखा गया है, इसका पहला लूट का क्या है, सब प्रकार की लूट लूट में या तो चोरी होती है या तो उद्यापन होता है, ये दोनों चीज़ें होती है। कभी कभी इस तरह के थ्योरेटिकल प्रश्न भी बनते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनते हैं, इसलिए हमने इस तरह का चीज़ों को इसमें दिया हुआ है। दूसरा है चोरी लूट है। चोरी लूट है यदि उस चोरी को करने के लिए या उस चोरी को करने में या उस चोरी द्वारा संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में अपराधी उस उद्देश्य से मृत्यु या उपहति या इसका सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु का या तत्काल उपहति या किसी व्यक्ति के अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है तो वो चोरी क्या बन जाती है, लूट। यानी कि
बलपूर्वक जो है चोरी करना, जैसे किसी घर में घुस जाना, घुस के किसी को धमकाना, किसी को बंधक बना देना, या किसी को सदोष अवरोध कर देना, या किसी को मृत्यु से भयोपरत करना, और इन सारी चीज़ों को करने के बाद चोरी करना पर यह क्या बन जाता है, यह है लूट बन जाता है। वो चोरी क्या बन जाती है, लूट बन जाती है। और तीसरा है देखिए उद्यापन लूट है। उद्यापन, यदि अपराधी वह उद्यापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति है और उस व्यक्ति को स्वयं उसको या किसी अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति सदोष अवरोध के भय में डालकर यह उद्यापन करता है, तो इस प्रकार का भय में डालकर, इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को उद्यापन किए जाने वाले को उसी समय और वहाँ के प्रदान करने के लिए उत्प्रेरित करता है, यानी किसी को धमकी देता है, किसी को जान माल की धमकी देकर, और अगर उद्यापन किया जाता है तो वह क्या हो जाता है, वह उसका लूट में काउंटेबल होगा। तो ये हमारा लूट और डकैती के विषय में था। यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं, इसलिए आपको इसमें दिया गया है। तो यहाँ से क्लियर हो गया, बीएनएस के धारा 309 में जो है लूट दिया गया है। बीएनएस के धारा 309 में जो है इसमें जो है लूट दिया गया है, और आईपीसी के 390 में दिया गया है, लूट की परिभाषा को दिया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, इसको बीएनएस के किस धारा में परिभाषित किया गया है। जैसे सबको मालूम है कि 120 में हम लोग पढ़ते थे आईपीसी के, और 120 के ए में जो है आईपीसी में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया था 120 में। लेकिन यहाँ बीएनएस की बात पूछी जाए तो बीएनएस में आपराधिक षड्यंत्र को किसमें दिया गया है, तो यह धारा सेक्शन 61, सेक्शन 61 जो है बीएनएस में जो है आपराधिक षड्यंत्र को दिया गया है। अगर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी के 120 ए में जो है यह जो है आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है, आपराधिक षड्यंत्र क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, और 120 के बी में जो है इसके दंड के बारे में बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यहाँ आपराधिक षड्यंत्र के विषय में कुछ एक्सप्लेनेशन इसको देख लेते हैं। धारा 61 बीएनएस में आपराधिक षड्यंत्र को में क्या बताया गया है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य या कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए सामान्य उद्देश्य के साथ सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक नहीं होगी जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ से दो चीज़ क्लियर हो जाती है। कोई भी अवैध कार्य, ऐसा कार्य जो कि कम से कम दो लोग जो है जिनका उद्देश्य सामान्य हो, एक तरह का जिनका उद्देश्य हो, और कोई षड्यंत्र अगर इस तरह का रचते हैं, कोई इस तरह का कार्य करते हैं जिससे किसी व्यक्ति को षड्यंत्र की जाल में फंसाने के लिए ऐसा कार्य किया जाता है, तो वह आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत वो काउंटेबल होगा, जो कि बीएनएस के सेक्शन 61 में दिया गया है और आईपीसी के सेक्शन 120 ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, यह बीएनएस के किस धारा में दिया गया है। बीएनएस के किस धारा में दिया गया है। महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, धारा 354, धारा 355, 75 या 76। तो आपको इसमें एक चीज़ क्लियर कर दे, ये सेक्शन 74 में जो है महिला का लज्जा भंग, महिला का लज्जा भंग ये किस में दिया गया है, धारा 74 जो है किस में दिया गया है, बीएनएस के धारा 74 में दिया गया है। तो इसके पहले अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी के सेक्शन 354 में जो है 354 में महिला के लज्जा भंग से संबंधित चीज़ों को उसमें दिया गया था, या महिला के लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग, यह किस में दिया गया था, धारा 354 में दिया गया था। 354 का ABCD पार्ट है, जिसको कि आगे के पोर्शन में हम लोग देखेंगे, उस सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। यानी 74 जो बीएनएस है, यह किसका रूप, यह जो है आईपीसी 354 का रूप धारा 74 ले लिया है बीएनएस के अंतर्गत। अगले प्रश्न को ऊपर चलते हैं, उसके पहले देखिए कुछ चीज़ों को जान जाते हैं। 74 में क्या दिया है, महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, जो कोई किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि तद द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा,
उस महिला पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, 1 वर्ष से जो है 5 वर्ष तक की जो है सजा हो सकती है, उसे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी वह उत्तरदायी होगा। यह जो है धारा 74 बीएनएस के अंतर्गत बताया गया है और आईपीसी 354 के अंतर्गत भी सेम चीज़ें हैं। सब्सटेंस में बहुत अंतर नहीं है, जहां सब्सटेंस में अंतर होगा वहां आपसे बता दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्रूरता, क्रूरटी, इसके बारे में बताया जा रहा है। क्रूरता को परिभाषित किस में किया गया है? बीएनएस के अंतर्गत क्रूरता को कहाँ परिभाषित किया गया? तो यह धारा 86 में किया गया है। धारा 86 में जो है क्रूरता को इसमें जो है परिभाषित किया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अब देखिए यहाँ क्रूरता की परिभाषा है, डेफिनेशन है, उसके बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं। धारा 85 के प्रायोजनों के लिए क्रूरता से निम्नलिखित अभिप्रेत है। पहला है, देखिए इस तरह के प्रश्नों को ये बनाने का मकसद यही है कि अगर थोड़ा सा लीक से हट के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे सेक्शन से हट के अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन प्रश्नों को भी आप लगा सके, इसलिए प्रत्येक जो प्रश्न है हमारा कोशिश है कि उसके बारे में थोड़ा सा डीप नॉलेज, बहुत तो नहीं लेकिन थोड़ा सा डीप नॉलेज आपको होना चाहिए कि अगर क्रूरता शब्द है तो क्रूरता के परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसमें दिया गया है कि जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने के या उस महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य की, जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो, गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे करने की संभावना हो, या किसी महिला को तंग करना जहां उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग को पूरा करने के लिए प्रताड़ित करने की दृष्टि से या उसके संबंधित किसी व्यक्ति की ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है। वैसे साधारणतः भाषा में आप क्रूरता को समझ सकते हैं। और यहाँ क्रूरता का जो सेक्शन 85 के अंतर्गत जो क्रूरता दिया गया है बीएनएस के अंतर्गत, इसमें जो है महिलाओं से संबंधित क्रूरता के बारे में यहाँ पे दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है हमारा कि आपराधिक मानवबद्ध को यानी क्रिमिनल होमोसाइड को किस में बताया गया है, किस धारा के अंतर्गत बताया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिया है 299 जो कि आईपीसी का है आपराधिक मानवबद्ध का, और 100 में दे दिया है आपका जो है बीएनएस के धारा 100 में जो है आपराधिक मानवबद्ध को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ हमने क्या देखा, बीएनएस के सेक्शन 100 में जो है क्रिमिनल होमोसाइड के बारे में दिया गया है, आपराधिक मानवबद्ध के बारे में दिया गया है। और वहीं आईपीसी में जाते हैं तो आईपीसी के सेक्शन 299 में जो है आपराधिक मानवबद्ध को दिया गया है। और अगर धारा 300 पे जाते हैं तो 300 में हत्या की परिभाषा दिया गया है धारा 300 के अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न क्या 27। देखिए आपराधिक मानवबद्ध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है यहाँ से। तो जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानवबद्ध का अपराध करता है। इसके बारे में आप एक दृष्टांत ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो कि रेलवे लाइन पे कोई ट्रैकमैन हमारा है, कार्य कर रहा है, और किसी व्यक्ति के द्वारा यह जानते हुए कि जो है इसका जो पॉइंट है, पॉइंट को बदल देने से यह जो है आदमी, ट्रेन आएगी और इसको ये रन ओवर कर देगी, और ऐसा जानबूझ के करता है जिससे इस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय होता है, तो यह क्या आपराधिक मानवबद्ध के अंतर्गत जो है यह आएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं। दृश्य रतिकता, ये देखिए डबल हो गया है। दृश्य रतिकता से संबंधित मामले, दृश्य रतिकता जो है जो 354 का ही पार्ट है, जो हम लोग आईपीसी का 354 पढ़ रहे थे, यहाँ से हम लोग देख लेंगे। तो दृश्य रतिकता का जो है किसमें दिया गया है? तो 354C, 78, 77 या 79। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि धारा 77 बीएनएस में जो है, धारा 77 बीएनएस में जो है क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है दृश्य रतिकता या ताक झाक। दृश्य रतिकता कह सकते हैं, या इसको सामान्य भाषा में आप कह सकते हैं ताक झाक। किसी महिला के जो है प्राइवेट समय में उसका ताक झाक करना, उसको जो है उसका चोरी छिपे उसका वीडियो बनाना,
ये सारी चीज़ें जो हैं दृश्य रतिकता के अंतर्गत आती हैं। आइए 354 को थोड़ा सा जान लेते हैं। 354 के जो ABCD जो चारों पार्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए 354 में जो है स्त्री लज्जा भंग से संबंधित है, उसी के संबंधित ये चारों है। तो 354 ए में जो है सबसे दिया गया है कि यौन उत्पीड़न और इसके लिए सजा। 354 का जो ए है इसमें दिया गया है यौन उत्पीड़न और इसके सजा के बारे में दिया गया है। अगर बी में जाते हैं तो बी में दिया गया है कि विवस्त्र करना, महिला को विवस्त्र करना, निर्वस्त्र करना, विवस्त्र करना। यह जो किसमें 354 बी के अंतर्गत आता है कि किसी महिला को निर्वस्त्र करना या विवस्त्र करने के आशय से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना। अगर सी को आप देखते हैं तो सी में क्या दिया गया है, इसी में दिया गया है दृश्य रतिकता। जो हमारा प्रश्न है दृश्य रतिकता या ताक झांक, इसको भी आप कह सकते हैं। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। किसी महिला का जो है निजी कार्य है जिसमें वो संलग्न है, चाहे वो शौच में है या किसी और अपने निजी कार्य में है, और उसको जो है उसकी किसी भी माध्यम से किसी तरीके से उसको देखना या उसका जो है उसके छवि या उसके फोटो को कैद करना जो है, यह क्या है, यह दृश्य रतिकता के अंतर्गत आते हैं। और 354 सी के अंतर्गत जो है यह दंडनीय होता है। इसमें कम से कम 1 वर्ष तक का सजा और जो 3 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। और अभी जो वर्तमान हमारा नया कानून है धारा 77 BNS में जो है इसको परिभाषित किया गया है दृश्य रतिकता को। 354 सी को हम देख लिए, 354 डी को भी देख लेते हैं। डी में क्या है, पीछा करना। कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए हमने इसको ये किया। 354 डी में क्या है, पीछा करना। तो ए में क्या देख लिया आपने, यौन उत्पीड़न और उसकी सजा। बी में जो है विवस्त्र करना और सी में दृश्य रतिकता और डी में जो है उसका पीछा करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं धारा 77 BNS के अंतर्गत है और ये IPC के 354 ABCD के अंतर्गत है। हमारे जो इस परीक्षा में जो है IPC के साथ जो है आपका BNS भी आएगा, इसलिए इन सारी चीज़ों को हम लोग साथ साथ लेके चल रहे हैं। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। देखिए दृश्य रतिकता के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि ऐसा कोई पुरुष जो किसी प्राइवेट कृत्य में लगी किसी महिला को जो उन परिस्थितियों में जिनमें वह यह प्रत्याशा करती है कि उसे देखा नहीं जा रहा है, एकटक देखेगा या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति उसका चित्र खींचेगा या उसके चित्र को प्रसारित करेगा, प्रथम दोष सिद्धि होने पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी, जिसके बारे में भी हमने बात किया है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी वो उत्तरदायी होगा। और अगर वही द्वितीय अपराध करता है या पश्चावर्ती अपराध करता है, उसकी दोष सिद्धि पाए जाने पर किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी उसे दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी उत्तरदायी होगा। ये दृश्य रतिकता का दंड है। पहले वाले केस में जो है 1 वर्ष 3 वर्ष है, दूसरे वाले केस में 3 वर्ष है और 7 वर्ष है। इसको ध्यान रखिएगा। तो 354 के सी में जो है दृश्य रतिकता है और जो है BNS की बात करें तो धारा 77 BNS में जो है दृश्य रतिकता को के बारे में दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण। तो इसके लिए आप इसमें देख सकते हैं कि धारा 72 BNS सेक्शन 72 BNS में जो है दिया गया है कि कतिपय अपराधों से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण के बारे में। अगर 228A यहाँ पे देख लेते हैं IPC के अंतर्गत, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए हमने इसको ऑप्शन में लिया है। 228 में दिया है कि बलात्कार पीड़िता के जो है क्या बोलते हैं कि प्रकटीकरण से के बारे में यहाँ पे दिया गया 228 के ए में, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी धारा 72 में जो है कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान के प्रकटीकरण के बारे में यहाँ पे दिया गया है धारा 72 के अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चलिए इसका ये पढ़ लीजिएगा इसको। इसमें दिया गया है कि जो कोई किसी नाम या अन्य बात को जिससे किसी ऐसे व्यक्ति की जिसे इस धारा के या इसके पश्चात पीड़ित व्यक्ति कहा गया है पहचान हो सकेगी, जिसके विरुद्ध धारा 64 या 65 या 66 या 67 68 या 69 70 71 के अधीन किसी अपराध का किया जाना अभिकथित है या किया गया पाया है, मुद्रित या प्रकाशित करेगा, यह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी उत्तरदायी होगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सिविल अवरोध कह लीजिए
या सिविल इंजंक्शन कह सकते हैं। सिविल को आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध। थोड़ा शब्द यहाँ पे डिफरेंस है आपका, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो वही पूछा जाए, सिविल अवरोध, आप ये नया शब्द सुन रहे होंगे, लेकिन सदोष अवरोध जो होता है इसको सिविल अवरोध भी बोला जाता है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इसको भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है कि यह जो है इसका जो परिभाषा बीएनएस के अंतर्गत जो है 126 में दिया गया है। 126 बीएनएस में जो है सदोष अवरोध की परिभाषा को इसमें दिया गया है 126 के अंतर्गत। अब हम लोग थोड़ा सा आईपीसी में देख लेते हैं, आईपीसी में क्या है। तो आईपीसी के अंतर्गत जो है 339, इसमें क्या दिया गया है, सदोष अवरोध। अगर 340 की बात करते हैं, सेक्शन 340 आईपीसी में क्या दिया है, सदोष परिरोध। अब सदोष अवरोध और सदोष परिरोध दोनों में अंतर है, इसको हम लोग देखेंगे बाद में। सदोष अवरोध का एक जनरली आप जो जान लीजिए, सदोष अवरोध का मतलब कि किसी को किसी ऐसे निश्चित मार्ग पर जहां से जाने का वह हकदार है उसको वहां से वंचित कर देना। और सदोष परिरोध का मतलब बंदी बनाना, जो कि हमारा बंदी बनाना, जो बल अभिरक्षा हमारी होती है, जो आईपीसी के जो हमारे आरपीएफ रूल के अंतर्गत है, तो वहाँ से वह सदोष परिरोध क्या होता है, सदोष परिरोध होता है, यानी उसको बंदी बनाना, क्वार्टर गार्ड में बंदी बनाना, यह क्या है, सदोष परिरोध है। तो 340 हो गया। 341 को भी देखिएगा, 341 में जो है आईपीसी के अंतर्गत दिया गया है, सदोष अवरोध का दंड दिया गया है। सदोष अवरोध का दंड के बारे में दिया गया है, जिसमें क्या है, 1 महीने कैद या 500 रुपये का जुर्माना या दोनों। या 341 यानी सदोष अवरोध का दंड है, जो कि 339 में दिया है, 341 में उसका दंड दिया है। 340 में सदोष परिरोध को परिभाषित किया गया है और 342 में जो है उसका दंड दिया गया है। 342 में इसका दंड दिया गया, जिसमें बताया गया है कि 1 वर्ष कारावास, उसमें 1 महीने था सदोष अवरोध में, और इसमें 1 वर्ष है, 1 वर्ष का कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों के दंड से दंडित किया जाएगा। और अगर 242 देख लिए तो 342 देख लिए तो 343 आईपीसी को भी जरूर देख लीजिएगा। 343 आईपीसी में दिया गया है कि 3 या अधिक दिनों तक सदोष परिरोध, यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा 3 या 3 दिन से अधिक तक का अगर सदोष परिरोध किया जाता है तो उसमें उसका दंड क्या होगा, 2 वर्ष कारावास होगा और या जुर्माना होगा। यह जो है किसमें दिया गया है, 343 के अंतर्गत। तो 339 में सदोष अवरोध का परिभाषित देख लिए, 340 में सदोष परिरोध को परिभाषित देख लिया आपने, 341 में सदोष अवरोध का दंड हो गया, जिसमें 1 महीने का कारावास और 500 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों है। 342 में जो है सदोष परिरोध का जो है दंड है क्या है, 1 वर्ष कारावास और 1000 रुपया जुर्माना। 343 में दे दिया है कि 3 या 3 दिनों से अधिक समय तक का सदोष अवरोध करने पर 2 वर्ष तक का कारावास या 2 वर्ष तक के कारावास के दंड से दंडित किया जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ सदोष अवरोधों के बारे में दिया गया है। जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा ऐसे बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उस व्यक्ति का जाने का अधिकार है जाने से निवारित कर दे, वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध कहा जाएगा। ठीक है, जैसे कोई सार्वजनिक रास्ता है और कोई व्यक्ति अपने दबंगई के बल पे उस जो है रास्ते को बंद कर देता है या वहां जाने से उसको मना कर देता है, तो वो क्या सदोष अवरोध कहलाएगा। अब यहाँ देखिए अपवाद के रूप में क्या दिया गया है, भूमि के या जल के ऐसे प्राइवेट मार्ग में बाधा डालना जिसके संबंध में किसी व्यक्ति का सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वहां बाधा डालने का उसे विधिपूर्ण अधिकार है, यानी उसको लगता है कि वो विधिपूर्ण अधिकार है। जैसे किसी व्यक्ति का अपना पर्सनल जमीन है और उसके वो अपने गुड फैथ में एक रास्ता दिया हुआ है और वो रास्ता बाद में उसको बंद कर देता है, तो यह सदोष अवरोध के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है अपराध नहीं है, इसमें दिया गया है इस तरह की चीज़ें। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। प्रश्न क्या 30 है, आपराधिक बल के लिए दिया गया है। आपराधिक बल की परिभाषा जो है बीएनएस के अंतर्गत किस में दिया गया है। आपराधिक बल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बहुत ही है
तो इसको जो है किस में दिया गया है 350, 129, 351, 130। तो 129 में जो है यह जो है बीएनएस के 129 में जो है आपराधिक बल के बारे को परिभाषित किया गया है। 129 में अगर 100 देख लेते हैं, 129 में जो है अगर आईपीसी की हम बात करते हैं तो आईपीसी में जो है आपराधिक बल का प्रयोग किस में दिया गया है 350 में जो है सेक्शन 350 में आपराधिक बल को दिया गया है। और अगर वहीं 351 आते हैं तो 351 में क्या दिया गया है हमला दिया गया है। आईपीसी का 351 में क्या दे दिया गया हमला दे दिया गया है। और 352 में जो है क्या क्या दिया गया है हमला का दंड दिया गया है, हमला करने का दंड दिया गया है 352 के अंतर्गत, जिसमें क्या है 3 महीने कैद, 3 मास कैद या 500 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा अगर हमला करने का ये दंड है 352 के अंतर्गत जो है इसमें दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आपराधिक बल के बारे में एक छोटा सा दृष्टांत दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। जो कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति के सम्मति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए या ऐसे बल के प्रयोग से कारित करने के आशय से या ऐसे बल के प्रयोग की संभाव्यता उस व्यक्ति को जिस पर बल का प्रयोग किया गया है को क्षति, भय या क्षोभ कारित करेगा या यह जानते हुए या जानबूझकर करता है, वह उस अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने का उत्तरदायी माना जाएगा। यह आपराधिक बल का एक परिभाषा है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। व्यपहरण। देखिए व्यपहरण और अपहरण दो शब्द है। व्यपहरण और अपहरण। तो इसका साधारण सा एक मतलब जानिए। व्यपहरण का मतलब हो गया है कि किसी को बहला फुसला कर और उसको ले भाग जाना या उसको भगा ले जाना। और अपहरण का मतलब है कि बलपूर्वक किसी को भगा लेना या भगा ले जाना। आगे हम इसका एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। अब व्यपहरण और अपहरण में जो है कुछ चीज़ें जो कुछ प्रश्न जो बनते हैं उस प्रश्न उसको थोड़ा सा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि लड़कियों के मामले में कुछ उम्र का उसमें क्राइटेरिया है और लड़कों के मामले में कुछ उम्र का क्राइटेरिया है। दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। व्यपहरण और अपहरण के बारे में हम लोग उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यह बीएनएस के धारा 137 में जो है यह व्यपहरण को परिभाषित किया गया है। और व्यपहरण का मतलब होता है क्या जानबूझकर भगा ले जाना या जानबूझ के ये करना। इसमें क्या दिया गया है कि 16 वर्ष से कम उम्र का लड़का। देखिए व्यपहरण मैं यहाँ लिख देता हूँ व्यपहरण। अभी हम लोग आएंगे आईपीसी के सेक्शन में भी इसके बारे में। व्यपहरण को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यह आईपीसी का जो सेक्शन है इसको 360 में बताया गया है। 360 आईपीसी में 360 में बताया गया है। और इसमें बताया गया है कि 16 वर्ष से कम उम्र का लड़का, 16 वर्ष से कम उम्र का लड़का। देखिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। 16 वर्ष से कम उम्र का लड़का या 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की। यानी कि लड़कों के मामले में 16 वर्ष से कम होना चाहिए और लड़कियों के मामले में 18 वर्ष से कम उम्र की जो लड़की हो गया होता है या किसी आयु वर्ग के या इसके अलावा किसी भी आयु वर्ग के, चाहे वो 40 साल का हो, 30 साल का हो, 20 साल, किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को बहला फुसला कर ले जाना, यह क्या कहलाता है? यह व्यपहरण कहलाता है। तो इसको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं 16 वर्ष से कम उम्र का लड़का होना चाहिए और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की होनी चाहिए। अगर इसको बहला फुसला कर ले जाया जाता है तो वह व्यपहरण के अंतर्गत धारा 360 आईपीसी के अंतर्गत और धारा 137 बीएनएस के अंतर्गत जो है वह दंडनीय होता है। अब आते हैं अपहरण पर। अपहरण में क्या होता है? अपहरण में क्या होता है? बलपूर्वक किसी को जो है क्या करना, उठा लेना, जिसको सामान्य भाषा में नहीं कहा जाता है कि उठा लेंगे। तो वो सारी चीजें हैं। तो इसमें भी कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। इसमें दिया गया है कि 16 वर्ष से कम उम्र का लड़का, 16 वर्ष से कम उम्र का लड़का या 18 वर्ष से अधिक 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़की, अगर इसको किसी व्यक्ति के द्वारा या अगर बलपूर्वक जो है या उसके इच्छा के विरुद्ध जो है अगर उसको उठा लिया जाता है या उसको जो है बलपूर्वक जो है उसको जबरन जो है उसका इच्छा के विरुद्ध उसको ले जाया जाता है तो वह किस में आएगा? वह अपहरण में आएगा। यानी कि
वह जो है उसकी गणना किस में होगी, अपहरण में होगी। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर जो है 137 होगा। बीएनएस के 137 में व्यापहरण को परिभाषित किया गया है। यहाँ से व्यापहरण और अपहरण की जो परिभाषा आप समझ गए होंगे। तो अब इसमें देख लीजिए, इसमें एक दृष्टांत दिया हुआ, ये उदाहरण एक दिया हुआ, इसको देख लेते हैं। व्यापहरण क्या होता है? व्यापहरण दो किस्म का होता है, भारत में से व्यापहरण और विधिपूर्वक संरक्षता से व्यापहरण। इसको भी ध्यान रखना है। तो जो कोई किसी व्यक्ति का उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना भारत की सीमाओं से परे प्रवहरण कर देता है या भारत में उस व्यक्ति का व्यापहरण करता है, यह कहा जाता है। जो कोई किसी बालक को किसी विकृत चित्त व्यक्ति को या ऐसे बालक या विकृत चित्त व्यक्ति को विधिपूर्ण संरक्षक से संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहला फुसला के या बहका के ले जाता है, ऐसे बालक या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यापहरण करता है, यह कहा जाएगा। और व्यापहरण के बारे में जो एज का क्राइटेरिया है वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विधि विरुद्ध जमाव के संबंध में किस में बताया गया है, या बीएनएस के अंतर्गत जो है विधि विरुद्ध जमाव के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसको 141, 189, 142, 190। तो अगर बीएनएस की बात करें तो बीएनएस के सेक्शन 189 में जो है क्या दिया गया है, विधि विरुद्ध जमाव के बारे में दिया गया है। अगर आईपीसी के अंतर्गत आते हैं तो आईपीसी की का सेक्शन जो है 141 जो है क्या है, विधि विरुद्ध जमाव या अवैध जमाव को परिभाषित करता है। 142 में जो है, सेक्शन 142 में विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना, इसके बारे में बताया गया है। और 143 में जो है विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने का दंड दिया गया है, जिसमें से कि 6 माह दंड कितना होगा, 6 माह कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो विधि विरुद्ध जमाव को किसमें बताया गया है, 189 के अंतर्गत जो है विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है बीएनएस के अंतर्गत। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। देखिए, विधि विरुद्ध जमाव में दे दिया है क्या होता है विधि विरुद्ध जमाव। 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव के रूप में नाम निर्दिष्ट है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे वह जमाव गठित हुआ है सामान्य उद्देश्य हो। यानी कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जिनका एक सामान्य उद्देश्य हो और वह गठित होकर और कोई जमाव पैदा करते हैं तो वह क्या होगा, विधि विरुद्ध या कानून विरुद्ध जमाव उसको कहा जाएगा, या विधि विरुद्ध जमाव उसको कहा जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। बलवा किसमें दिया गया है, तो बलवा को दिया गया है धारा 146, धारा 191, 147, 192। तो बीएनएस का में जो बलवा है, बलवा को परिभाषित किया गया है सेक्शन 191 के अंतर्गत जो है बलवा, बीएनएस सेक्शन 191 बलवा के बारे में दिया गया है। और बलवा 191 में बलवा को दिया गया है। अगर बलवा की बात करते हैं तो आईपीसी के अंतर्गत जो है इसको आईपीसी के धारा 146 में दिया गया है, 146 में बलवा को दिया गया है। वहीं अगर 146 देखते हैं तो 147 देखिएगा, 147 में दिया गया है बलवा का दंड दिया गया है। बलवा का दंड दिया गया है क्या है, 2 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों। 147 में जो है बलवा का दंड दिया है। और 148 भी महत्वपूर्ण है। 148 में दिया गया है कि प्राणघातक हथियार के साथ बलवा का दंड है, जो कि प्राणघातक हथियारों के साथ बलवा करना, इसके दंड के बारे में दिया गया है, जो कि 3 वर्ष या जुर्माना। अगर बलवा की बात करें तो बलवा जो है यह विधि विरुद्ध जमाव का ही रूप है। 141 में जो विधि विरुद्ध जमाव किया गया है, 5 से 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जो है एक समान उद्देश्य के साथ इकट्ठा होते हैं कहीं पे, तो वह जो है वह विधि विरुद्ध जमाव होगा। अगर इसमें जो है बलवा के अंतर्गत वही विधि विरुद्ध जमाव के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो है अगर किसी प्रकार का हिंसा करता है, एक व्यक्ति उस या एक से अधिक व्यक्ति अगर हिंसा करते हैं तो वो बलवा के रूप में उसको काउंटेबल हो जाता है। तो 146 में हमने बलवा का परिभाषा देखा, 147 में बलवा का दंड देखा जो कि 2 वर्ष कारावास या जुर्माना अथवा दोनों है, और 148 में हमने क्या देखा कि प्राणघातक हथियारों के साथ जो है बलवा, जिसका दंड 3 वर्ष तक कारावास या जुर्माना अथवा दोनों के दंड से दंडित है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। देखिए, एक इसमें दे दिया है 191 बलवा के बारे में, जब कभी विधि विरुद्ध जमाव या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के समान उद्देश्य को अग्रसर करने में के बल में हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का प्रत्येक बल सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। तो अब मैंने पहले ही बताया आपको 141 आईपीसी के अंतर्गत जो बलवा दिया गया है, उस बलवा
में अगर किसी व्यक्ति के द्वारा हिंसा किया गया तो वह क्या बलवा के रूप में काउंटेबल हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट दे दिया, जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है 34, सामूहिक बलात्कार किस धारा के अंतर्गत दिया गया है, यानी कि जो गैंग रेप को किस बारे में दिया गया है। अभी जो है बंगाल का मशहूर अभी जो कांड हुआ है, जिसमें जो कि पूरे देश में जो है जो कि एक झकझोर के रख दिया है, जो यह बंगाल का जो है जो डॉक्टर के साथ जो है सामूहिक बलात्कार जो हुआ है। तो ये प्रश्न जो है थोड़ा सा हाईलाइटेड है, इसको याद रखिएगा, प्रश्न आ सकता है। तो सामूहिक बलात्कार को धारा 70 बीएनएस के अंतर्गत दिया गया है। धारा 70 बीएनएस के अंतर्गत जो है सामूहिक बलात्कार को इसमें दिया गया है। अगर आईपीसी की बात करते हैं तो धारा 375 आईपीसी के धारा 375 में जो है सामूहिक बलात्कार यानी गैंग रेप को जो है इसको परिभाषित किया गया है 375 में। और अगर 376 के डी में आते हैं तो 376 का डी है यह ये डी है 376 का डी है, यह सामूहिक बलात्कार को परिभाषित करता है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, सामूहिक बलात्कार के बारे में कुछ दिया हुआ है, जहां किसी महिला से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्कार किया जाता है। वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्कार का अपराध किया है और वह ऐसी अवधि के कठिन कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष तक से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक या जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत है कि हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यानी कि जो गैंग रेप है, गैंग रेप के अंतर्गत जो है कम से कम 20 साल की अवधि का जो है दंड होगा या आजीवन कारावास हो सकता है ऐसी परिस्थिति में। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगर इसमें देखिए बलात्कार के साथ साथ जो है अगर हत्या होती है, जो कि अभी जो बंगाल वाले कलकत्ता वाले जो कांड में हुआ है कि बलात्कार के साथ हत्या हुआ है, तो उसमें जो है मृत्यु दंड का प्रोविजन उसमें हो सकता है। तो आगे चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। पीड़िता का इलाज न करने पर दंड किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। पीड़ित का जो है, पीड़िता यहाँ पे शब्द नहीं होगा, यहाँ पीड़ित का अगर इलाज अगर नहीं किया जाता है, या तो कोई प्राइवेट संस्था अस्पताल हो या कोई सरकारी या अर्ध सरकारी अस्पताल हो, अगर किसी पीड़ित का इलाज करने से मना किया जाता है तो वह किस धारा के अंतर्गत जो है दंडनीय होगा। यह दिया गया है बीएनएस के धारा 200 में। धारा 200 में दिया गया है कि पीड़ित का इलाज करने से मना करने पर दंड जो है किसमें दिया गया है, धारा 200 के अंतर्गत दिया गया है। और अगर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी के धारा 166 बी में जो है यह प्रोविजन दिया गया है कि पीड़ित का इलाज न करने पर दंड का प्रोविजन 166 बी के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि कोई भी अस्पताल, चाहे वह सार्वजनिक हो, चाहे वह व्यक्तिगत हो, चाहे वह केंद्र सरकार का हो, चाहे वह राज्य सरकार का हो, चाहे वह स्थानीय निकाय का हो, चाहे वह किसी व्यक्ति की किसी व्यक्ति के द्वारा संचालित दिया गया कोई भी अस्पताल है, अगर किसी व्यक्ति को इलाज करने से मना करता है, किसी जो है पीड़ित को के इलाज करने से मना करता है, तो उसे 6 मास का कारावास या जो 2 वर्ष तक के कारावास में भी बदल सकता है और आर्थिक जुर्माना से भी का हकदार वो होगा। यह जो है धारा 200 बीएनएस के अंतर्गत बताया गया है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। देखिए 200 में क्या गया, पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड क्या दिया गया है। जो कोई ऐसे किसी लोक या प्राइवेट अस्पताल का, चाहे वह केंद्रीय सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, स्थानीय सरकार का हो, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा हो, भारसाधक होते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 397 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी कि कोई भी अस्पताल है किसी पीड़ित को जो है इलाज करने से मना नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, दंगा किस धारा में परिभाषित किया गया है। दंगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो दंगा को धारा 194 बीएनएस के धारा 194 में इसको जो है परिभाषित किया गया है। बीएनएस के धारा 194 में दंगा को परिभाषित किया जाए। अगर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी के धारा 159 में दंगा को परिभाषित किया गया है और 160 में जो है दंगा का दंड दिया गया है, जिसमें जो कि 1 महीने का कारावास या 100 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों दिया गया है। दंगा क्या होता है, अभी आपने विधि विरुद्ध जमाव देखा और जो है बलवा देखा, अब दंगा देखिए। दंगा 159 दंगा क्या होता है, दंगा का भी वही रूप है, 2 से या 2 से अधिक व्यक्ति अगर किसी
लोक स्थान पे या किसी पब्लिक प्लेस पे अगर लड़कर वहाँ की शांति को भंग करते हैं तो वह दंगा के रूप में उसको काउंटेबल होगा। 159 में आपका आईपीसी के अंतर्गत दंगा दिया गया है और 160 में दंगे का दंड दिया गया है। और यहाँ बीएनएस की बात करें तो 194 में जो है दंगा, 194 में जो है दंगा को परिभाषित किया गया है, जिसमें 1 माह का सजा और 100 रुपये तक का जुर्माना का प्रोविजन है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या देखिए 194 को थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तब यह कहा जाता है कि वह दंगा करता है। अब देखिए यहाँ पे जो दंड था, दंड में कुछ प्रोविजन में चेंज हुआ है। पहले 1 माह का कारावास और 100 रुपये का जुर्माना था। अभी क्या है कि जो कोई दंगा करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माना जो 1000 रुपये तक का हो सका, या जुर्माना जो 100 रुपया था उसको 1000 कर दिया गया है बीएनएस के अंतर्गत। तो 1 महीने का कारावास और 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसी तरह के प्रश्न आपके बीएनएस के अंतर्गत लिए जा सकते हैं, जिसमें पूछा जा सकता है दंगा हो गया, बलवा हो गया, आपका अवैध जमा हो गया, हत्या हो गया, आपराधिक मानवबद्ध हो गया। तो इन सारी चीज़ों को जो है आपको पढ़ना है। आपको बस बीएनएस के जो मोटा मोटी चीज़ें उनको पढ़ना, अभी बहुत अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। और इस चैनल पे हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ें आपको दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। ये सारे प्रश्न जो है हमारे प्रैक्टिस सेट में भी लिए जाते हैं और उसका डीप एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है। तो आप जो प्रैक्टिस सेट है क्यूबिक्स क्लासेस एप्लीकेशन का, उसको जरूर आप लोग देखें वहाँ से, और अपने प्रतिदिन जो है आप वहाँ से प्रैक्टिस सेट लगाएं। आपके परीक्षा में जो है बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। अगला प्रश्न है पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान मैथुन दिया गया है, यह किस धारा में दंडनीय है? यानी कि पति पत्नी जो कि अलग रह रहे हैं और उनके द्वारा अगर मैथुन दिया गया है तो उसका दंड किस में दिया गया? ये प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। 67 में बताया गया है, धारा 67 के अंतर्गत बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं। जो कोई अपनी पत्नी के साथ पृथककरण की डिक्री के अधीन या अन्यथा पृथक रह रही है उसकी सम्मति के बिना मैथुन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक से कम की नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी उत्तरदायी होगा। इसमें जो है बताया गया इस धारा में मैथुन की धारा 63 के खंड क के खंड घ में वर्णित कोई कृत्य अभिप्रेत है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। यह प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है रिश्वत किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? किस धारा के तहत जो है रिश्वत को किया गया है? तो धारा 170 में जो है रिश्वत के बारे में बताया गया है। बीएनएस के धारा 170 में जो है रिश्वत के बारे में बताया गया है। अगर आईपीसी में जाते हैं तो आईपीसी के धारा 17 में जो है रिश्वत के बारे में बताया गया है। रिश्वत क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो कोई किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से पारितोषण देता है कि वह उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करे या किसी व्यक्ति को इसलिए इनाम दे कि उससे ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है, यह जो है रिश्वत होता है। यानी किसी को किसी चुनाव में या किसी निर्वाचन में जो है उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को उपहार देता है या किसी व्यक्ति को इनाम देता है कि वह उसके अधिकार का वह प्रयोग करे, तो वह रिश्वत के रूप में आता है। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। उपहति किस धारा में दी गई है? उपहति को किस धारा में दिया गया, इसके बारे में दिया गया है। तो धारा 319, धारा 320, धारा 114 और धारा 115। तो धारा 319, धारा 320 ये आप देखें आईपीसी में है, यह उपहति के बारे में दिया गया है। लेकिन यहाँ बीएनएस की बात की जा रही है तो बीएनएस के अंतर्गत धारा 100 बीएनएस के अंतर्गत जो है यह दिया गया है उपहति को 114 में जो है यहाँ उपहति के बारे में दिया गया है। बीएनएस के धारा 114 में दिया गया है। अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी के अंतर्गत 319 में क्या दिया गया है? साधारण चोट के बारे में दिया गया है। 320 देख लेते हैं कुछ चीज़ों को इसमें जो परीक्षा में आ सकते हैं। 320 में क्या दिया है? गहरी चोट। आईपीसी के अंतर्गत किसी का दांत टूट जाना, किसी का जो है किसी अंग का अस्थायी रूप से विच्छेद हो जाना, या कोई भी ऐसा चोट जिससे जो है 20 दिन तक जो है व्यक्ति जो है गहरे घाव को महसूस करे, गहरे दर्द का अनुभव करे, वो सारे जो है गहरी चोट के अंतर्गत आते हैं। 321 में क्या दिया है? 321 में दे रहा है कि स्वेच्छा गहरी चोट पहुंचाना। 321 अगर 322 को आप देखते हैं तो 322 में दे रहा है कि स्वेच्छा गहरी चोट पहुंचाने के दंड के बारे में दिया गया है। और 323 में स्वेच्छापूर्वक चोट पहुंचाने का दंड दिया गया है, जिसमें जो कि 1 वर्ष का कारावास व 1000 रुपये का दंड है। और 324 में खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा गहरी चोट पहुंचाना, इसके बारे में दिया गया है। 325 में स्वेच्छा गहरी चोट
का दंड के बारे में दिया, जिसमें 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना दोनों के बारे में बताया गया है। तो 319, 320 और 323, 325 इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बीएनएस की बात करें तो धारा 114 में जो है उपहत्या के बारे में बताया गया है। उपहत्या मीन्स होता है चोट। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। देखिए 114 उपहत्या के बारे में दिया गया है, जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है, कहा जाए कि उपहत्या करता है। अब इसमें देखिए उपहत्या कारित करना क्या, जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति को उपहत्या कारित करे, या ज्ञान के साथ करता है कि व्यक्ति संभाव्य है कि यह द्वारा किसी व्यक्ति को उपहत्या कारित करे, तद द्वारा किसी व्यक्ति को उपहत्या कारित करता है, या कहा जाता है कि स्वेच्छा उपहत्या कारित है। स्वेच्छा उपहत्या कारित का मतलब आप साधारण अर्थ में जान लीजिए कि जानबूझकर, ये जानते हुए कि इससे हमला करेंगे तो उस व्यक्ति को जो है चोट पहुंचेगा, वो व्यक्ति घायल होगा, उस पर हमला करना, या क्या होता है, स्वेच्छा उपहत्या कारित करना हो गया। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं, और मेरे ख्याल से लास्ट प्रश्न होगा, हत्या किस धारा के तहत परिभाषित की गई। तो हत्या बहुत ही फेमस है, धारा 300 आईपीसी के अंतर्गत हम इसको पढ़ते आ रहे हैं हत्या के बारे में, और 302 में जो है इसके दंड के बारे में, जो कि मृत्यु दंड, आजीवन कारावास है। तो हत्या को 101 बीएनएस के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। बीएनएस के धारा 101 के अंतर्गत जो है हत्या को परिभाषित किया गया है। अब जो 301 है, 101 है, इसको, इसमें हत्या को परिभाषित किया, धारा 300 में हत्या को परिभाषित किया गया है, और 301 में, अगर 300 में हत्या, थोड़ा देख लेते हैं इसको, हत्या की परिभाषा दिया गया है। 301 इसका सेक्शन है, इसमें दिया गया है कि जिस व्यक्ति की हत्या करने का इरादा था, उसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को मारकर मानवबद्ध करना, यह 301 के अंतर्गत आता है। यानी कि जिस व्यक्ति की हत्या करने का इरादा था, उसको हत्या न करके किसी अन्य व्यक्ति को मार दिया जाना, यह क्या है, आपराधिक मानवबद्ध के अंतर्गत आता है। और 302 में जो है क्या है, 302 में जो है जो हत्या के दंड के बारे में, जो मृत्यु या आजीवन कारावास है। और 303 में दिया गया है कि आजीवन कारावास पाए व्यक्ति के द्वारा हत्या का दंड, इसमें क्या है, इसमें जो है इसका दंड कितना है, मृत्यु दंड है। तो इस तरीके से आज का ये सेगमेंट को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग इस पूरे सेगमेंट को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें हमने बीएनएस और आईपीसी को मिक्स करने की का प्रयास किया है पूरा। और ये जो आप देख रहे हैं कि आरपीएफ, एसआईपीएफ, एलडीसी और आरपीएफ एलडीसी जो है, जो एएसआई और हेड कांस्टेबल रूल 72 के लिए है, इन दोनों का जो है कोर्स लॉन्च हो चुका है। इसका जो है वीडियो जो है, इसका कैसे वीडियो को ज्वाइन करना है, कैसे इन सारी चीज़ों को एप्लीकेशन पे आना है, ये सारा चीज़ डिस्कशन में दिया हुआ है। और इसका पूरा आप लाभ उठाइए, इसको देखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए, और परीक्षा में अपने आप को आश्वस्त कीजिए। तो इसी के साथ आज का ये सेगमेंट यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।